गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। किस तरह से देश में लोकतंत्र जो है इसकी व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ और इस संकट को कैसे दूर किया गया। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। सबसे पहले तो ये जानेंगे हम कि लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। इस तरह से लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। जनता के शासन में किस तरह की संकट आया इसकी व्यवस्था में, इसे हम जानेंगे। तो किसी भी देश का जो संविधान होता है उसकी शासन प्रणाली का एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है ना, एक ढांचा प्रस्तुत करता है। लेकिन इसका सफलता या असफलता जो है उन लोगों पर निर्भर करती है जो वहाँ के संचालक होते हैं, है ना, संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो शासन करते हैं। यदि एक ही संविधान को दो अलग अलग देश में लागू कर दिया जाए तो उसके अलग अलग परिणाम सामने आएंगे, है ना। अगर हम एक ही चीज को उपयोग करने के लिए किसी दो व्यक्ति को दे दे तो वो उनके ऊपर है कि वो कैसे उनका उपयोग करते हैं। इसी तरह से लोकतंत्र जो है ना, अगर इसे अलग अलग देशों में संविधान को अलग अलग देशों में लागू कर दिया जाए तो इसके परिणाम जो है वो भी अलग अलग आएंगे हमारे सामने। भारत के संविधान द्वारा यहाँ पर एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और भारत में राजनीतिक लोकतंत्र अन्य नवोदित राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही अच्छा रहा है, सफल माना जाता है। और सन 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुआ उस समय भारत में केंद्रीय स्तर पर चुनाव के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन हो चुका है ना। 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो हमने देखा कि किस तरह से आम चुनाव हुआ। हमने पहले पिछली कक्षा में हमने इसे पढ़ा है, पिछले अध्याय में, कि किस तरह से 1952 का जो आम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव हुआ, कैसे सफल रहा, है ना। जबकि एशिया व अफ्रीका के कई जो नवोदित राष्ट्र हैं, है ना, जो नए उत्पन्न हुए छोटे जो नए तीसरी दुनिया के जो देश कहा जाता है या फिर जिसे नवोदित राष्ट्र कहा जाता है, लोकतंत्र कुछ ही वर्षों में दम तोड़ गया। वहाँ वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। वहाँ पे तानाशाही शासन चलने लगा, जैसे कि कई देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, फिलीपींस है ना। इसके बहुत से उदाहरण हैं जो नवोदित राष्ट्र हैं जहाँ पे लोकतंत्र जो है वो कायम नहीं हो पाया या सफल रूप से नहीं चल पाया। इसका ये भी मतलब नहीं है कि भारत में संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे देश में भी लोकतंत्र के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो लोकतंत्र क्या है और इसकी जो संकट जो है, इसकी व्यवस्था के लिए जो संकट उत्पन्न हुए, इसके बारे में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी। राजनीतिक दलों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका तथा प्रेस मतलब मीडिया, है ना, मीडिया की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक मताधिकार आदि इस संसदीय लोकतंत्र के स्तंभ थे। लेकिन भारत में सन 1970 के दशक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें लोकतंत्र को कमजोर बनाने का कार्य किया। 1970 के दशक में जब चुनाव हुआ, उस समय का जो चुनाव की हुआ और जो दिशा निर्देशक थे, जो शासन करने वाले थे, है ना, उस समय ऐसी कुछ उनके समय में घटनाएं घटी जिसकी वजह से देश में जो लोकतंत्र है वो कमजोर बन गया। और 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थी जो श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल के दौरान जनता के जो मौलिक अधिकार हैं वो उसे समाप्त कर दिया जाता है। संविधान में, हमारे संविधान में ये उल्लेखित है कि अगर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो आपातकाल के दौरान हमें जो सार्वजनिक जो हमें अधिकार प्रदान किए जाते हैं, है ना, संविधान में जो निर्णित किया गया है कि हमें हमारे जो अधिकार है उसे समाप्त कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। जब तक आपातकाल लागू रहता है उस समय तक हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं,
वो बंद कर दिए जाते हैं या उसे समाप्त कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई दी कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य जो है संकटग्रस्त दिखने लगा, और लेकिन लोकतंत्र को कमजोर बनाने वाली वही प्रवृत्तियों को समीक्षकों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट की संज्ञा दी। 1967 के जैसे आम चुनाव के बाद भारत की राजनीति में कई प्रकार के बदलाव आए, है ना। केंद्र में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बावजूद उसकी लोकप्रियता जो है वो घट गई। क्यों? क्योंकि उस समय जो दल है, राजनीतिक दल, वो बहुत सारे भागों में बढ़ चुके थे, अलग अलग भागों में छिन्न भिन्न हो चुके थे। मतलब बहुत सारे राजनीतिक दल आ चुके थे और कांग्रेस में विभाजन भी पड़ चुका था, फूट पड़ चुका था, है ना। तो इस वजह से उस समय जो राजनीतिक जो बदलाव है वो आया और केंद्र में कांग्रेस की पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद भी लोकप्रियता जो है उसकी वो घट गई थी, कम हो गई थी। राज्य विधानसभाओं में विपक्षी पार्टियों का दबदबा कायम हो चुका था, लेकिन विपक्षी पार्टियों को एकजुटता और ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और मध्यावधि में चुनाव के बाद पुनः कांग्रेस पार्टी जो है सभी जगह सत्ता में आ गई और कांग्रेस पार्टी स्वयं भी कई प्रकार की अंदरूनी समस्याओं से घिर गई थी। मैंने बताया आपको कि उनके अंदर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी मतलब उनके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कई समस्याएं थी, है ना। और कई समस्याओं के चलते उनमें जो सदस्यगण थे उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो चुका था। इस तरह से कई समस्याओं से वो घिर गए थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो संगठन के नेताओं, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, सिंडिकेट मतलब किसे कहा जाता है? सिंडिकेट जो युवा जो नेता थे, है ना, अनौपचारिक रूप से एक संगठन बनाया गया था, उसे सिंडिकेट कहा जाता था। तो इस तरह से इनके बीच में जो मनमुटाव था वो बढ़ता गया और जो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव तक चरम सीमा तक पहुंच गया था। फलस्वरूप उसी वर्ष कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गया, है ना। इंदिरा एक पार्टी बना इंदिरा आर कांग्रेस और दूसरा था ओ कांग्रेस, है ना। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन पड़ चुका था। इंदिरा गांधी ने समय से पहले आम चुनाव का घोषणा कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया और लोकसभा को भंग करके फिर से 1971 में समय से पूर्व उसको लोकसभा चुनाव जो है वो करवाया और 1971 में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। इसी वजह से इंदिरा गांधी जो है वो जीत कर सामने आई, जीत हुआ उनका और उसी वर्ष पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी विजय प्राप्त हुआ, है ना। और बांग्लादेश के उदय के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो है वो अधिक बढ़ गई क्योंकि उस समय बांग्लादेश जो है वो भी जुड़ा हुआ था, वो भी आजाद हुआ, है ना, स्वतंत्र हुआ। तो इस तरह से इंदिरा गांधी का जो वर्चस्व है वो बढ़ने लगा, है ना, और इस तरह से उनका जो लोकप्रियता है वो बढ़ गई। परंतु सन 1973 के बाद देश की आर्थिक राजनीतिक स्थिति बिगड़ती गई और बात यहाँ तक पहुंच गई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के नाम पर आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी की जीत हुई और वो सत्ता पे आई। इस अध्याय में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं, है ना, जैसे कि आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा करना जरूरी था, आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था, दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए, आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही। तो आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण तथा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर जो है वो सामने आती है। आपातकाल कब लागू किया जाता है? जब हमारे देश में आंतरिक विपदा आ गई हो या प्राकृतिक विपदा आ गई हो या बाह्य
विपदा आ गई हो या बाह्य देश जो है कोई दूसरा देश हमारे देश पर युद्ध छिड़ गया हो या आक्रमण कर दिया गया हो, तो इस स्थिति में जो है आपातकाल जो है वो लागू किया जाता है ना। आपातकाल की पृष्ठभूमि को आगे हम देखेंगे कि इस तरह से आपातकाल की पृष्ठभूमि रही। तो इसकी जो पहला जो कारण है आपातकाल, वो था प्रतिबद्ध नौकरशाही। नौकरशाही का अर्थ होता है कि उन व्यक्तियों को कहा जाता है नौकरशाही, उन व्यक्तियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो सामूहिक पद के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सरकार के सेवाओं में होते हैं, अर्थात सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नौकरशाही कहा जाता है। और प्रतिबद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ या जिसे अलग ना किया जा सके। तो इस तरह से प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है, इसका अर्थ बंधा हुआ का मतलब ये नहीं है कि नौकरशाही का किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सिद्धांतों एवं नीतियों से जुड़ जाना है, जैसे कि साम्यवादी देश जैसे चीन है ना, इस प्रकार के नौकरशाही पाई जाती है। और पूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस ने उत्तराधिकारी के रूप में उसे ग्रहण किया, इसी प्रकार की जो नौकरशाही थी। परंतु लोकतंत्र में इस तरह की नौकरशाही सफल नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव के बाद कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ सकती है ना। अगर इस तरह का जो नौकरशाही है इसे लागू कर दिया जाए तो इससे क्या होता है, चुनाव में दूसरे पार्टी की या जो दूसरी पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है। इसलिए सभी लोकतांत्रिक देशों में नौकरशाही की तटस्थता पर बल दिया जाता है, जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर कार्य करे, है ना। नौकरशाही मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ना तो किसी राजनीतिक दल के दबाव के में आकर और ना ही कार्यपालिका के दबाव में आकर ये कार्य करते, बल्कि कैसे कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नौकरशाही की जो अगली जो पृष्ठभूमि वो थी आर्थिक समस्या। आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है वो है आर्थिक समस्याएं। सन 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। ये जो नारा है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। और 1971 से 1972 के बाद के सालों में भी देश की जो सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हो पाया और बांग्लादेश के संकट के से भारत की जो अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग जो हैं पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर पार करके भारत आ गए थे। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा था, है ना। और यहाँ से कुछ जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो 80 लाख के लगभग भारत के अंदर आ गए। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा और युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का साथ देने लगा। सभी तरह से आर्थिक रूप से परमाणु शक्ति के रूप में, विमानों के रूप में, है ना, इस कई तरह की जो सहायता जो है वो पाकिस्तान की ओर करने लगे अमेरिका के द्वारा। तो सन 1973 में चीजों की कीमतों में 23% जो है वो और 1974 में 30% का इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हो गया। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। इस वजह से भी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इसका अगला जो कारण है वो है नक्सलवाद। तो पश्चिमी बंगाल के पर्वतीय जिले में दार्जिलिंग जगह का नाम है, यहाँ से कालीबाड़ी जिसे कहा जाता है ना, नक्सलबाड़ी जिसे कहा जाता है, यहाँ से जो नक्सलवाद का उदय हुआ। कालीबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में सन 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ और इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कॉडर के लोग कर रहे थे। इनका जो कहा जाता है कि नक्सलवादी का जो उदय हुआ, ये जैसे पहले जो व्यक्ति थे जो इसमें शामिल हुए, उनका नाम था चारू मजुमदार।
इनका जो जन्म हुआ था 1918 से हुआ था और 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे, है ना। ये एक नक्सलवाद और बगावतकारी नेता भी थे। आजादी से पहले नेता से थे, भाग आंदोलन में भी भागीदारी दिए। सीपीआई छोड़ दी इन्होंने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे इसका नाम है मार्क्सवादी लेनिनवाद, है ना, इसकी स्थापना की इन्होंने। और किसान विद्रोह के माओवादी पंथ में विश्वास करने वाले क्रांतिकारी थे, हिंसक क्रांतिकारी थे और बाद में पुलिस की हिरासत में ये आ गए और 1972 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया और इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सन 1969 में नक्सलवादी सीपीआईएम से अलग हो गए और उन्होंने सीपीआई या मार्क्सवादी लेनिनवाद के नाम से एक नई पार्टी के रूप में चारू मजूमदार ने इसका नेतृत्व किया। और इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, लोकतंत्र जो है एक छल के रूप में रखा गया है। असल में लोकतंत्र की जो मेन उद्देश्य है वो जनता को प्राप्त नहीं हो रही है। इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई।